क्या आने वाले दिनों में हम सांस लेते लेते मर जाएंगे? क्या दिल्ली में सांस लेना अब अपराध हो गया है? या सांस लेना जो एक बेसिक ह्यूमन नीड है, एक बेसिक एनिमल नीड है, वही अब हमारा श्राप बनने वाला है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से दिल्ली का एयर पॉल्यूशन लोगों के जिंदगी पे एक बहुत बड़ा खतरा बनते जा रहा है। डाउन टू अर्थ के हिसाब से 1989 से लेकर के 2023 तक वायलेंस के वजह से इंडिया में मरने वाले लोगों की संख्या 60,465 थी, जिसका अगर एनुअल एवरेज निकाला जाए तो तकरीबन 1,778 लोग सालाना वायलेंस के वजह से इंडिया में मरते हैं। अब जो आंकड़ा आने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा डरावना है। दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली में सिर्फ एयर पॉल्यूशन के वजह से मरने वाले लोगों की संख्या, कैन यू इमेजिन, 12,000 है, जो कि वायलेंस के वजह से मरने वाले संख्याओं का 6 गुना है। दोस्तों, यहाँ लोग ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB के हिसाब से दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स साल भर डेंजरस यानी हजार्डस स्थिति में रहता है। हमेशा ये 300 के ऊपर रहता है, जो कि बहुत ही खराब माना जाता है, वेरी पुअर के कैटेगरी में आता है। बहरहाल AQI का चार्ट जो आपकी स्क्रीन पर है, इसके हिसाब से 0 to 50 को गुड के कैटेगरी में रखा जाता है, 51 to 100 इज मॉडरेट, 101 to 150 इज अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप्स, जिसकी स्किन सेंसिटिव है, जिनके आईज सेंसिटिव है। 150 to 200 इज कंसिडर्ड अनहेल्दी, 200 to 300 वेरी अनहेल्दी, आपको अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है। 300 से लेकर के 500 तक इट्स हजार्डस, आपको रेस्पिरेटरी डिजीजेस और भी ज़्यादा हो सकते हैं। और 500 के बाद इट्स सीवियरली हजार्डस, ये एकदम रेड जोन है आपके लिए, यानी कि इसमें आप आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी अवॉइड कीजिए। आपको जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप कि इस बार विंटर में हमारा AQI 1000 से भी ऊपर गया है, और 1 या 2 दिन दिल्ली में ऐसा हुआ जब हमारा AQI 1500 से भी ज़्यादा ऊपर था। आप ये जानकर और भी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि CPCB के हिसाब से पिछले साल यानी कि 2023 में हम ऑन एन एवरेज 400 प्लस AQI में पूरे विंटर्स गुजारे हैं। इसके वजह से लोगों को तरह तरह की डिजीजेस होती हैं, अस्थमा हो जाता है, लंग्स में प्रॉब्लम हो जाते हैं, लीवर में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। PM 2.5, PM 10 जब आपके शरीर के अंदर जाता है तो वो पानी में नहीं घुलता, क्योंकि वो डस्ट है, वो आपके फेफड़े में जम जाएगा, वो आपके शरीर के किसी इंटरनल ऑर्गन्स के अलग अलग हिस्सों में जम जाएगा, फिर वो अस्थमा के फॉर्म में बाहर आएगा, स्टोन के फॉर्म में बाहर आएगा, अलग अलग डिजीजेस के फॉर्म में बाहर आना शुरू हो जाएगा। लोग पॉल्यूशन के वजह से मेंटल एंजाइटी में चले जाते हैं, क्योंकि ये ब्रेन की न्यूरॉन्स को भी हैम्पर करता है, और ज़्यादा आप पॉल्यूशन में अपने आप को एक्सपोज करेंगे तो हो सकता है आपको फ्यूचर में पार्किंसन जैसी डिजीज भी हो जाए, जिसमें आपके अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे और फिर आप पैरालिसिस की तरफ बढ़ने लगेंगे। दिल्ली गवर्नमेंट ने इसे कम करने के लिए काफ़ी मेजर्स लिए, जिसमें ऑड इवन स्कीम, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे सब्सिडी देना, उसे प्रोमोट करना, लेकिन फिलहाल कुछ भी काम आता हुआ नहीं दिख रहा है। जो कॉजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन है दिल्ली में, उसको मैं 2 भागों में बांटना चाहूँगा। पहला तो एपिसोडिक सोर्सेस, जिसमें इवेंचुअल सोर्सेस हैं, जैसे जो कभी कभी होते हैं, जैसे स्टबल बर्निंग, फैम फायर्स या दिवाली में पटाखे, ये साल में कभी कभी होते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन आर पेरेनियल सोर्सेस, व्हीकुलर एमिशंस, इंडस्ट्रियल एमिशंस। एक रिपोर्ट के हिसाब से दिल्ली में 50% एयर पॉल्यूशन इज कॉज्ड बाय व्हीकुलर इमिशंस, जिसमें से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कुछ मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड्स निकलते हैं, और ये जहरीले गैस हैं। 2016 के एक स्टडी के हिसाब से रोड डस्ट दिल्ली के एयर पॉल्यूशन में 38% का कंट्रीब्यूशन रखता है। उसी रिपोर्ट के हिसाब से जो कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन के डस्ट हैं, वो दिल्ली के एयर पॉल्यूशन में 30% की हिस्सेदारी रखते हैं। और इन सब में सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है PM 2.5। PM 2.5 का मतलब है पार्टिकुलेट मैटर 2.5, जिसका मतलब ऐसे डस्ट जो 2.5 माइक्रोमीटर से कम हो।
जो नंगी आंखों से आप नहीं देख पाएंगे। आपको लगेगा कि आप साफ हवा में सांस ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में बहुत सारे PM 2.5 आप इनहेल कर लेते हैं, जो आपके लिए किसी श्राप से कम नहीं है। आज के समय यानी कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 24 नवंबर 2024, आज की स्टडी की माने तो आप दिन भर में 50 सिगरेट्स पीते हैं when you are not a smoker। क्यों? पॉल्यूशन के वजह से। पॉल्यूशन इज इक्विवेलेंट टू 50 सिगरेट्स, राइट? लेकिन क्या दिल्ली का पॉल्यूशन सिर्फ दिल्ली का पॉल्यूशन है? नहीं, ये पूरा का पूरा इंडिया का प्रॉब्लम है, ये पूरे नॉर्थ इंडिया का प्रॉब्लम है। और जब हम दिल्ली के पॉल्यूशन को कर्व डाउन करना चाहेंगे तो दिल्ली के अगल बगल के रीजन को भी देखना होगा। पॉल्यूशन वहाँ भी बहुत ज़्यादा है। दिल्ली के एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें बे ऑफ बंगाल की भी ज़रूरत पड़ेगी, हमें अरेबियन सी की भी ज़रूरत पड़ेगी, हमें इंडियन ओशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। हम वीडियो में देखेंगे कि कैसे हमारे ओशंस हमारे पॉल्यूशन को घटाने में मदद करते हैं। पहले जो कॉस्ट बेस्ड सॉल्यूशंस हैं हम उन पे नज़र डालते हैं। व्हीकुलर एमिशंस को कम करना होगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना होगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे हमें सब्सिडीज ज़्यादा देनी होगी, पेट्रोल स्टेशंस के जैसे ही हमें इलेक्ट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करनी होगी ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशंस बनाए जा सके। इंडस्ट्रियल एमिशंस को हमें बहुत कम करना होगा, क्लीनर टेक्नोलॉजीज बनाने होंगे या उन्हें इंपोर्ट करने होंगे। सोलर पावर, विंड पावर से हमें एनर्जी जनरेट करनी होगी। कंस्ट्रक्शन डस्ट को हमें बहुत ज़्यादा मैनेज करना होगा, और जो इन चीज़ों को नहीं मानता है उस पर हमें स्ट्रिक्ट पेनल्टी देनी होगी। स्टबल बर्निंग का कोई ना कोई तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना दोस्तों। बायोडिकम्पोजर्स, हैप्पी सीडर्स जैसी चीज़ों से किसानों को अवगत कराना होगा। आप लोग कमेंट में हमें बताना हैप्पी सीडर्स किसे कहते हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ग्रीन कवर हमें बढ़ाने होंगे। ग्रीन कवर में फॉरेस्ट्स हमें फिर से बनाने होंगे, पेड़ लगाने होंगे, अवेयरनेस क्रिएट करना होगा, पॉलिसीज बनाने होंगे, और सिर्फ बनाने ही नहीं होंगे, इम्प्लीमेंट भी करने होंगे, और उसको बढ़िया से मॉनिटर भी किया जाना चाहिए। मॉनिटरिंग के साथ साथ इवैल्यूएशन की भी एक टाइम रखनी चाहिए कि कितना इम्प्लीमेंट हुआ, कितना आउटकम आया इस पॉलिसी का। ये स्टेप्स तो सिर्फ दिल्ली में लिए जाने चाहिए, अब पूरे इंडिया में क्या क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए आप उन पे एक बार गौर करो। सबसे पहला स्टेप जियो इंजीनियरिंग, दैट टू आर्टिफिशियल जियो इंजीनियरिंग। जियो इंजीनियरिंग हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें हम एटमॉस्फेरिक CO2 को कैप्चर करके, चाहे वो पत्थर के बीच में दबा दे या जमीन के बहुत अंदर दबा दे, ये काम को हम जियो इंजीनियरिंग कहते हैं। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड को हम एटमॉस्फेयर से लेकर के डीप जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में स्टोर करते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होता है बेसाल्टिक रॉक्स, यानी कि ज़मीन के बहुत अंदर हम पत्थरों के बीच में CO2 को दबा करके कैद कर देते हैं। अगला टेक्निक है कार्बन फार्मिंग। कार्बन फार्मिंग में हम एटमॉस्फेरिक CO2 को प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान वो इनहेल करेगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा। अब जब हमारे जो क्रॉप्स हैं वो कम्प्लीटली रेडी हो जाते हैं और हम उसे हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम जला देते हैं। जलाने के बाद वो प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब्ड CO2 जो होता है वो वापस से रिलीज हो जाता है, बल्कि आग की वजह से वो कई गुना बढ़कर के रिलीज होता है। नहीं नहीं नहीं, यहीं पे आपको रोकना है, यानी कि वो CO2 को वापस एयर में, एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं करना है। प्लांट को या तो आप जमीन के अंदर दफन कर दें, ताकि वो जो कार्बन है जो प्लांट के अंदर रहा, उस कार्बन की वजह से हमारी सॉइल की वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी बढ़ जाए और हमारे सॉइल में ह्यूमस की मात्रा भी बढ़ जाए। कितनी अच्छी टेक्निक है दोस्तों। हम एटमॉस्फेयर से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम फर्टिलाइजर के यूज को भी लिमिट कर रहे हैं, और सॉइल के वाटर रिटेंशन के बढ़ने से, सॉइल के उर्वरक क्षमता के बढ़ने से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस इज आयरन फर्टिलाइजेशन। जिस तरीके से लैंड में ट्रीज फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, उसी तरीके से समुद्र में फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं। एंड वी नो दैट 71% ऑफ आवर प्लैनेट इज कवर्ड विथ वाटर। इसका मतलब ये हुआ, अगर फाइटोप्लैंक्टन्स बढ़ जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतने कार्बन डाइऑक्साइड कम होंगे, और ऐसे ही समुद्र हमें हेल्प करता है। ये फाइटोप्लैंक्टन्स समुद्र में पाए जाते हैं, लेक्स में पाए जाते हैं, और हम जितना से जितना ज्यादा आयरन छिड़कते हैं समुद्र में,
आयरन वर्क्स एज अ फूड फॉर दीज फाइटोप्लैंक्टन्स, और आयरन छिड़कने के बाद ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स होंगे। ज्यादा फाइटोप्लैंक्टन्स का मतलब है ज्यादा फोटोसिंथेसिस, ज्यादा फोटोसिंथेसिस का मतलब है मोर एब्सॉर्प्शन ऑफ CO2। इसी तरीके से अगर हम यूरिया का छिड़काव समुद्र के किनारे करते हैं, जिसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहते हैं, जहां हमें समुद्र का स्लोप मिलना शुरू हो जाता है, वहां पे अगर हम यूरिया का छिड़काव करते हैं तो वहां एल्गाई ब्लूम यानी कि एल्गाई बहुत ज़्यादा देखा जाता है। एल्गाई भी एक तरीके का वो भी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करती है, वो सीवीड्स को जन्म देते हैं और ये मिलकर के फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते हैं और इससे कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। दोस्तों, आइसलैंड में एक प्रोजेक्ट चलता है जिसका नाम है कार्ब फिक्स। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें CO2 और अदर एसिडिक गैसेस को हम वाटर में बहुत ज़्यादा प्रेशर देते हुए एक पत्थर में स्टोर कर देते हैं, ये सोचते हुए कि आने वाले दिनों में ये CO2 को किसी ना किसी तरीके से इफेक्टिवली यूज़ किया जाएगा। और दूसरा हमारा फ़ायदा ये है कि ये आज के समय एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, एटमॉस्फेरिक CO2 को कम करने में हेल्प करता है। हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। केरला का एक पंचायत है मीनांगड़ी। This has become the first carbon neutral panchayat. Majuli is a district in Assam and is the first carbon neutral district. Sikkim is the first Indian carbon negative state. हर एक बड़े चीज की शुरुआत दोस्तों इंडिविजुअल लेवल से होती है। इंडिविजुअल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं? हम महीने में कम से कम एक प्लांट लगा सकते हैं। पटाखों को हम ना बोल सकते हैं, चाहे वो न्यू ईयर ईव हो या फिर ईद हो या दिवाली हो, पटाखों को हम अपने लेवल पर मना कर सकते हैं। तीसरी चीज, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। फोर्थ वन, अगर हम सक्षम हैं तो अपने घरों में सोलर पैनल लगवा सकते हैं और फिर एनर्जी खुद क्रिएट करके खुद यूज भी कर पाएंगे, जिसमें हमारे जो थर्मल पावर प्लांट है उस पे इलेक्ट्रिसिटी का लोड कम आएगा। आइए दोस्तों, मिल करके एक संकल्प लेते हैं कि आने वाले 20 सालों में हम अपने देश को और स्पेशली अपने देश की राजधानी को कम से कम एयर पॉल्यूशन जैसी बीमारी से निजात जरूर दिलाएंगे।